हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ सिंपल टॉपिक बट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। ये इंग्लिश लिटरेचर में चाहे आप कोई भी लेवल दो, टीजीटी है, पीजीटी है, डीएसएसबी है, केवीएस है, तो यू नो वेल यू हैव टू नो अबाउट द एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपको इंग्लिश लिटरेचर की एजेस का कंफर्म पता होना चाहिए। यू मस्ट नो अबाउट दीज एजेस। और एग्जाम में यहाँ से कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, आपको इंग्लिश लिटरेचर की एज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है, उनका टाइम पीरियड थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। यदि आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं बता दूं, माय चैनल डेडिकेटेड फॉर टीचिंग एग्जाम, स्पेशल कोई भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम है, इंग्लिश लिटरेचर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज माय स्पेशलाइजेशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। The topic is ages of English literature. You can say major period of English literature. आप कुछ भी इसको कह सकते हो। You just know about this. यदि आपको यही नहीं पता तो how can you move with English literature? ठीक है, तो वेरी फर्स्ट यू नो इंग्लिश लिटरेचर जो है स्टार्ट होता है, डेट इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश या यू कैन से एंग्लो सेक्शन। ठीक है, एंग्लो सेक्शन या ओल्ड इंग्लिश है जहां से इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एजेस को बता रही हूँ, इनका डिटेल हिस्ट्री मैंने वैसे वीडियो बना रखी है एंग्लो सेक्शन पे पूरी। तो सिंपली आपको पता है पहले ब्रिटेन नहीं था, थी ट्राइब्स होती आती हैं, अटैक करती हैं, काफी लंबी हिस्ट्री है। तो ये स्टार्टिंग में यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाती है इंग्लैंड में। तो सबसे पहला ओल्ड इंग्लिश थी, दैट इज 450 to 1066। इनका टाइम भी याद रखना, 450 से 1066। फिर नॉर्मन अटैक्स होता है और उसके बाद जो है आती है अपनी मिडल इंग्लिश, जिसको हम एज ऑफ चौसर भी कहते हैं, जो मिडल इंग्लिश है, क्योंकि एज ऑफ चौसर भी कह देते हैं। मिडलैंड डायलेक्ट पूछा जाता है ना, चौसर ने किस डायलेक्ट में लिखा, तो मिडलैंड डायलेक्ट। ठीक है, तो मिडल इंग्लिश 1066 to 1500, ये जो टाइम है मिडल इंग्लिश का रहता है, या इसको एज ऑफ चौसर भी इसके बीच के पीरियड को माना जाता है, जो काफी ज्यादा इतिहास में इंपॉर्टेंट है। तो यदि बात करें एंग्लो सेक्शन में इतना कोई लिटरेचर एस्टेब्लिश नहीं था, बहुत ज्यादा लिटरेचर यहाँ से मिडल इंग्लिश से ही एस्टेब्लिश हुआ है, और जो जेन्युइन इंग्लिश है वो चौसर से ही आई है। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री यू ऑल नो वेल अबाउट, कि चौसर को कहा जाता है इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो फेमस है, जोफ्री चौसर। सो यहाँ से आगे सही पूरा डीप लिटरेचर स्टार्ट होता है। फिर एज आती है रेनेसांस। रेनेसांस जिसको हम बोलते हैं रिवाइवल, पुनर्जागरण। रेनेसांस क्या है? एक क्रांति आती है लोगों में। जो पहले जो पीपल्स होते हैं, दे ऑलवेज थिंक अबाउट द चर्च, कि चर्च जो भी है वो ठीक कहती है, लेकिन यू नो प्लेग जो है फैल जाता है ब्रिटेन में, और जब प्लेग फैलता है तो सब कहते हैं कि गॉड, जो चर्चिज वाले हैं, वो प्लेग को ठीक ही नहीं कर पाए। तो मतलब हाउ कैन दे से दे आर द गॉड। तो लोगों में एक लहर चल पड़ी। इटली के फ्लोरेंस शहर से स्टार्ट हुआ था रेनेसां, इटली के फ्लोरेंस शहर से, और ये लहर लोगों में ऐसी चली। फिर बहुत सारे राइटर इसके अगेंस्ट आ गए, चर्चिस के अगेंस्ट आ गए, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, लोगों के अंदर एक जागृति लानी शुरू कर दी, और यही लहर किस नाम से प्रसिद्ध हुई? रेनेसांस के नाम से प्रसिद्ध हुई। टोटल आपसे रेनेसां का टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1500 से 1660 है टोटल रेनेसां का। बट जो रेनेसांस है इसको पढ़ने के लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, पढ़ने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज एलिजाबेथन पीरियड, सेकंड इज जैकोबियन पीरियड, थर्ड इज कैरोलाइन पीरियड। एलिजाबेथ, यू नो महारानी एलिजाबेथ जब डोमिनेट करते थे, महारानी एलिजाबेथ के टाइम में विलियम शेक्सपियर, एवरीबडी इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट आई थिंक नो दिस फैक्ट, कि एलिजाबेथन जो पीरियड है बिकॉज ऑफ विलियम शेक्सपियर, बैन जोन्सन की वजह से जानी जाती है। तो इसका जो टाइम पीरियड है 1558 to 1603। बैन जॉनसन भी बहुत ग्रेट थे, बट उनकी दुर्भाग्य यही है कि वो शेक्सपियर के कंटेम्परेरी बन गए, अदरवाइज शेक्सपियर जितने ही फेमस होना था उनको भी। ठीक है, तो एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड एस्टेट के एग्जाम में पूछा गया था एक बार, 1558 to 1603। ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसी एज में एक सेकंड पार्ट है जैकोबियन एज, किंग जेम्स से रिलेटेड है ये एज। किंग जेम्स को लैटिन में जैकोबियन कह देते थे, जैकोबियन क्लब का मेंबर था ये, और ये क्वेश्चन D++ भी इंग्लिश में पूछा गया था। व्हाई द जैकोबियन एज इज कॉल्ड जैकोबियन एज? बिकॉज ऑफ किंग जेम्स लैटिन वर्जन। ठीक है, तो यू जस्ट रिमेंबर द टाइम पीरियड 1603 से 1625, 1603 से 1625 द टाइम ऑफ जैकोबियन एरा, जैकोबियन एज। फिर है कैरोलाइन। कैरोलाइन किंग चार्ल्स I की वजह से हैं, 1625 से लेके 1649 टाइम पीरियड है, 1625 to 1649। और इसी एज में रेनेसांस का जो लास्ट होता है वो कॉमनवेल्थ एंड प्यूरिटन, जिसमें जो जॉन मिल्टन जैसे ग्रेट राइटर आते हैं, पोएट आते हैं,
कॉमनवेल्थ एंड प्यूरिटन्स, इसके अंदर बहुत भयंकर वाले तरीके से दो टाइप के पीपल्स हो जाते हैं। एक तो वो वाले जो दे आर रियली क्लोज टू चर्चेज, जो चर्चेज को ही मानते थे, दूसरे वो थे जो चर्चेज के अगेंस्ट थे। और यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ी क्रांतियां हो जाती हैं। कहने का मतलब यहाँ बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा जाता है, बट यहाँ पर ज़्यादातर पैम्फलेट्स, पोइट्रियाँ, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं आया, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही उस टाइप का नहीं था कि एक राइटर सुख चैन से लिख सकें। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन काफ़ी फेमस हुए थे, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ एंड प्यूरिटन पीरियड्स, तो ये सभी की सभी हम किस में पढ़ते हैं गाइस? रेनेसांस के अंदर पढ़ते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन रेनेसांस, तो आपको ऑप्शन दे देगा एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलाइन, रेस्टोरेशन। तो यू जस्ट नो अबाउट कि रेनेसांस इंक्लूडेड जैकोबियन, कैरोलाइन, एलिजाबेथन, कॉमनवेल्थ पीरियड एंड प्यूरिटन, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आती है नियो क्लासिकल एज। अब द पॉइंट इज दैट व्हाई दिस एज इज कॉल्ड नियो क्लासिकल। नियो मीन्स नया, क्लासिक मीन्स क्लासिक, क्लासिकल का नया करना। क्लासिकल का नया करने से क्या समझते हो? ये जो जितना भी लिटरेचर था पूरा क्लासिकल विद रूल्स रेगुलेशंस के साथ लिखा जाता था। और इस एज में जो राइटर्स थे इन्होंने क्लासिकल को ही फॉलो किया, बट अपने तरीके से, कहते हैं ना न्यू तरीके से फॉलो किया। डेट्स व्हाई दे कॉल्ड नियो क्लासिकल। एंड अ टाइम पीरियड ऑफ दिस इज 1662 1785। 1662 1785 जो है टाइम पीरियड रहता है नियो क्लासिकल एज का। अब नियो क्लासिकल एज को भी पढ़ने के लिए हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे लिटरेचर को इजीली पढ़ने के लिए। फर्स्ट इज रेस्टोरेशन पीरियड। अब देखो ध्यान से, रीस्टोर, रेस्टोरेशन में एक वर्ड है ना, रीस्टोर, रेस्टोरेशन। चार्ल्स वंस जब यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए गए थे, जब ये कॉमनवेल्थ और प्यूरिटन्स की प्रॉब्लम्स चल रही थी। डिटेल वीडियो मैं फिर बना दूंगी जिसमें हिस्ट्री को एक बार कहानी की तरह समझाऊं, बट यहाँ पर एजेस हैं तो इनसे मेन पॉइंट बता रही हूं मैं। तो जब किंग चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट करके ये फ्रांस चले गए थे, और चार्ल्स वन जब यहाँ वापस आते हैं तो इनको रिस्टोर किया गया ब्रिटेन में। तो रिस्टोर का मतलब दोबारा गद्दी को प्राप्त होना, एंड रिस्टोर करने की वजह से ही दिस एज कॉल्ड रेस्टोरेशन एज। अब रिस्टोर करने की वजह से ही ये एज गाइस क्या कहलाई थी? ये एज कहलाई थी रेस्टोरेशन एज। और इसके अंदर मोक एपिक्स वगैरह बहुत ट्रेंड में आ गए थे, फॉर फिश ऑफ कल्चर, ये फ्रांस का कल्चर अपने साथ लेके आ गया था। तो ये जो विलियम कॉन्ग्रीव वगैरह इसके अच्छे राइटर थे जो काफी ज्यादा फेमस हुए थे। तो टाइम पीरियड याद रखना 1660 से 1700, ठीक है, 1660 से 1700। फिर नेक्स्ट जो एज थी, मतलब इसी का सब एज कह सकते हो आप, नियो क्लासिकल का सब पार्ट, अगस्तन एज और एज ऑफ पोप। यू नो अलेक्जेंडर पोप इज द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो अलेक्जेंडर पोप की एज कह दो इसको, या अगस्तन एक ग्रेट हुए थे पर्सन, तो अगस्तन एज भी कह देते हैं इसको, और एज ऑफ पोप भी कह देते हैं। तो 1700 से 1745 जो इसका टाइम एरा है, आप टाइम एरा पक्का याद कर लें, ठीक है ना। फिर है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इट्स इंपॉर्टेंट एज। अब होता क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये सब रेस्टोरेशन, शो ऑफ, ऐसी वाली पोइट्री सब लिखने लगे अपने तरीके से। मतलब कल्चर धीरे धीरे खराब होता चला जा रहा था। पोप ने आके कुछ कमांड संभाली, कुछ बढ़िया सा करा। फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी में क्या था, ये इसको एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं, ठीक है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। 1745 टू 1785 एज ऑफ सेंसिबिलिटी में क्या था? सेंसिबिलिटी, देखो सेंसेस मतलब इसके अंदर लोगों में ज्ञान आ गया था, लोगों में समझ आ गई थी, लोग हर चीज के लिए खुद बोलना सीख गए थे। तो ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंजेस हुआ था सेंसिबिलिटी में, मतलब एज ऑफ चेंजेस था। आप ये कहो रोमांटिक एरा से पहले जो हाई फाई लैंग्वेज थी उसको फुल फ्लैश चेंज मिलना था रोमांटिक में, तो उससे पहले एज ऑफ सेंसिबिलिटी आती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। रोमांटिक एज और जो मेन एजेस हैं उनके बीच एक छोटी सी एज है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसमें बेसिकली पैम्फलेट्स वगैरह लिखे गए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि सेंसिबिलिटी में ऐसे वगैरह लिखे गए थे, लोगों को समझाया गया था, और राइटिंग भी थोड़ी स्टाइल भी चेंज किया गया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके सब पार्ट है नियो क्लासिकल के। कौन कौन से? रेस्टोरेशन, अगस्टन एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। नाउ वी कम टू मूव रोमांटिक एज, इज माई फेवरेट एज, एंड ऑलरेडी मैं इस एज को आपके मतलब करवा चुकी हूँ मेरे चैनल पे। आप इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट को ओपन करें, यू विल फाइंड रोमांटिक एज के मैंने बेसिकली सारे राइटर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, बायरन, हैजलिट, ली हंट, मोस्टली कह रही हूँ, 1-2 बचे हुए हैं और रोमांटिक एज खत्म होने वाली है, ठीक है। तो रोमांटिक एज 1785 टू 1800 इज अ वंडरफुल एज। इसके अंदर लिटरेचर में पूरा चेंज हो जाता है, राइटिंग चेंज हो जाती है, जो एकदम भारी भरकम राइटिंग थी वहां पर कॉमन मैन की राइटिंग ले आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। लिरिकल बैलड्स इसका ओपनिंग कहा जाता है 1798 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है एज ऑफ रोमांटिक एज, ठीक है।
फिर इसके बाद आती है महारानी विक्टोरिया जो है आती है, और महारानी विक्टोरिया के नाम पर इस एज को कहा जाता है विक्टोरियन एज। 1832 से 1901 की एज को कहा जाता है विक्टोरियन एज। महारानी विक्टोरिया इस काल में नॉवेल्स ज्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। विक्टोरियन एज के अंदर बेसिकली चार्ल्स डिकिन वगैरह जो नॉवेल्स हैं वो फेमस होते हैं। और यहाँ पर एक ग्रुप आता है प्री रेफेलाइट्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, उससे रिलेटेड है, पेंटिंग से रिलेटेड है। तो प्री रेफेलाइट राफेल जो है एक महान पेंटर थे, तो उनके जो फॉलोवर्स थे उनके ऊपर ये ग्रुप क्रिएट हो गया था प्री रेफेलाइट्स। ये अलग से पूछा जाता है, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड इट। 1848 to 1860, तो यू जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट आल्सो, प्री रेफेलाइट वाला। फिर है मॉडर्न एज 1901 से 1940। मॉडर्न एज को एडवर्डियन एज भी कहते हैं। मॉडर्न एज जिसमें मॉडर्न पोइट्री लिखी गई, मॉडर्न ड्रामा लिखे गए, वर्क लिखे गए, ठीक है। एंग्री यंग मैन ग्रुप आए, काफी लिटरेरी मूवमेंट्स यहाँ पर आती हैं। मैंने लिटरेरी मूवमेंट के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, लिटरेरी मूवमेंट एग्जाम में पक्का आती है, मैंने सभी बना रखी है। प्री रेफेलाइट ये मूवमेंट आप है ना, कई बच्चे इंग्लिश, आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें इंग्लिश लिटरेचर की, आपको बहुत कुछ मिलेगा। इंडियन राइटिंग भी मैंने बेसिकली करवा रखी है, ठीक है। तो मॉडर्न एज इंग्लिश लिटरेचर की, एडवर्डियन एज भी कह देते हैं इसको। फिर आती है पोस्ट मॉडर्न एज जो 1940 ऑनवर्ड्स अब तक चल रही है। पोस्ट मॉडर्न मतलब मॉडर्न के बाद वाला जो एरा है जो अब तक चल रहा है। ये था गाइस सॉरी इंग्लिश लिटरेचर की एजेस। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, किस एज में क्या आता है, मेन आपको टाइम पीरियड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि यहाँ से आपको सब अच्छे तरीके से याद रखना है। लेकिन यहाँ ये तो एजेस यहाँ खत्म होगी, बट इसके अलावा मैं वैसे बता देती हूँ, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप क्या पढ़ें। यदि आप एस्टेट के एग्जाम में जाते हो तो आपको इतना पढ़ना बहुत है, और साथ में एक हिस्सा ऐड कर लें इंडियन राइटिंग, ठीक है। मैं ये एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, एजेस यही है इंग्लिश लिटरेचर की, कहीं सोचो और एज है, एज यही है जो मैंने यहाँ तक लिखी है। अब मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि आपको और क्या पढ़ना चाहिए इन एजेस के अलावा। यदि आप एस्टेट टीजीटी के एग्जाम में जा रहे हो तो बहुत है ये, और इनको ऊपर से पढ़ना है, डीप में पढ़ना भी नहीं। पीजीटी में भी ज्यादा डीप नहीं पढ़ना, बट ये एज पढ़ लो। साथ में आप एक कॉन्सेप्ट है इंडियन राइटिंग, और इंडियन राइटिंग जितना मैंने मेरे चैनल पे करवा दिया ना गाइज, वो सफिशियंट है। आपको और इंडियन राइटिंग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इंडियन राइटिंग में सारे इंडिया के मेजर नॉवलिस्ट, पोएट और ड्रामेटिस्ट में तो गिरीश कर्नाड ही है, ज्यादा फेमस और कोई है नहीं। तो आप अच्छे तरीके से इंडियन राइटिंग को करो, एस्टेट के लिए बहुत है, ठीक है। साथ में आप यदि स्क्रीनिंग एग्जाम में जा रहे हैं, DTPLB के एग्जाम में जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऐड कर लें अमेरिकन। हाँ, एस्टेट में भी एक आधा क्वेश्चन अमेरिकन राइटिंग से आ जाता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वगैरह, मतलब ज्यादा डीप नहीं आते। तो अमेरिकन लिटरेचर, ठीक है, अमेरिकन राइटिंग को आप अच्छे से पढ़ेंगे। आप यदि बाकी एग्जाम्स में जा रहे हैं, आप स्क्रीनिंग में जा रहे हैं तो फिर अफ्रीकन राइटिंग को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अफ्रीकन और अमेरिकन राइटर को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे यदि आप स्क्रीनिंग के एग्जाम में जा रहे हैं। और स्क्रीनिंग में पिछली बार कैनेडियन लिटरेचर भी आया था, तो कुछ राइटर आप कैनेडियन लिटरेचर से रिलेटेड भी पढ़ेंगे यदि आप स्क्रीनिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है। तो आप ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, यदि आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो ये यहाँ तक पढ़ेंगे। आप स्क्रीनिंग में जा रहे हैं तो स्क्रीनिंग और DTPLB में, ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे। फिर आप नेट में जाते हो तो इसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा, इसमें आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऐड हो जाएगा, मतलब आपको लिटरेरी थ्योरीज याद करनी पड़ेंगी, क्रिटिसिज्म याद करना पड़ेगा। फिर आपको वर्ल्ड लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर पे जाना पड़ेगा, ग्रीक राइटर, रोमन राइटर, इन सबको भी करना पड़ेगा। फिर जो लिटरेरी टर्म्स है, हाँ लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट हर एक बच्चा अच्छे से करे, लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट को हर एक बच्चा अच्छे तरीके से करें, ठीक है गाइज। ये सब कुछ आप कर लेना, इंग्लिश लिटरेचर बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। And the last I just want to say one thing, if you want the notes of English literature, I have notes like that. ये मैंने खुद अपने हाथ से बना रखे हैं, ऐसे ऐसे 7 रजिस्टर्स हैं, हर एक एज को डिफाइन किया हुआ है मैंने डीपली। ये जैसे एज है जैकोबियन और रेस्टोरेशन तक, एनलाइटमेंट एज तक है, ये सेंसिबिलिटी को एनलाइटमेंट एज भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से देखो, इस तरीके से हैंडमेड ये रजिस्टर हैं, पूरे नेट लेवल तक के नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो किसी बच्चे को यदि स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और किसी को क्लास भी चाहिए तो लिटरेचर की संडे स्पेशल क्लास होती है मेरे यहाँ 4 घंटे की। अभी तो लॉकडाउन में बंद है कोरोना करके, बाद में स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लास ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7015467794। आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत, 7015467794। सो आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, एंड इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन देन डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। वीडियो क्लोज करने से पहले थम्स अप जरूर करें, और अपने जितने स्टडी ग्रुप हैं, फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करें। पहली बार देख रहे हैं, चैनल का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, यू गॉट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल न्यू वीडियोज। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय।